इस आदमी को गरीब समझकर उसी की तलाकशुदा पत्नी ने शोरूम से भगाया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उस तलाकशुदा पति ने खरीद लिया। पूरा शोरूम फिर जो हुआ, उसके लिए पूरी कहानी आखिर तक जरूर देखे। देखिए मिस्टर, ये कार किसी सड़क छाप आदमी के लिए नहीं बनी। बाहर जाइए, हमारा शोरूम भिखारियों का अड्डा नहीं है। उसकी आवाज ठंडी, तीखी और अपमान से भरी हुई थी। भीड़ सन्न रह गई। वह आदमी चुप था, हल्की मुस्कान लिए खड़ा, जैसे हर इंसल्ट उसके अंदर कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, बस गहरी सांस ली और निकल गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित एक शानदार ऑटो शोरूम। बाहर से देखने पर यह किसी राजमहल जैसा लगता था। चमकीले शीशे, रंग बिरंगी लाइटें और अंदर खड़ी चमचमाती कारें। यहां आने वाले ग्राहक अक्सर अमीर व्यापारी, फिल्म स्टार्स या बड़े अधिकारी होते थे। शोरूम का नाम था प्रीमियम ऑटो पैलेस। शहर के सबसे महंगे वाहन यहीं बिकते थे। इस शोरूम की मैनेजर थी रिया सिंह। 30 साल की उम्र, तेज तर्रार और हमेशा परफेक्ट दिखने वाली। उसके कपड़े ब्रांडेड होते थे, हील हमेशा ऊंची और बात करने का अंदाज एकदम फॉर्मल। वह अपने काम में माहिर थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। वह लोगों को उनकी दिखावट से जज करती थी। उस दिन सुबह का वक्त था। शोरूम में हमेशा की तरह चहल पहल थी। सेल्समैन अपने अपने काम में व्यस्त थे और ग्राहक अलग अलग कारें देख रहे थे। तभी एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े साधारण थे, फीकी नीली शर्ट, काले पैंट और पुराने जूते। उसकी उम्र लगभग 32-33 साल रही होगी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब शांति थी। यह था आदित्य सिंह, रिया का तलाकशुदा पति। 2 साल पहले उनका रिश्ता बुरे मोड़ पर खत्म हुआ था। रिया को लगता था कि आदित्य उसकी पार कर जिंदगी का बोझ है। वह चाहती थी कि उसका पति समाज में उसकी इज्जत बढ़ाए, लेकिन न आदित्य सिर्फ एक छोटे वर्कशॉप में मेहनत करता था। तुम जैसे आदमी के साथ तो कोई भी औरत उम्र भर झोपड़ी में सड़े। यही उसकी आखिरी बात थी जब उसने उसे छोड़ा था। आज वही आदित्य शोरूम में गाड़ी देखने आया था। वह अपने बिजनेस पार्टनर मोहित के साथ था, लेकिन मोहित बाहर फोन पर बात कर रहा था। जब रिया ने आदित्य को देखा तो उसकी आंखों में वही पुराना तिरस्कार लौट आया। उसे लगा कि यह आदमी सिर्फ उसे परेशान करने आया है। ओह माय गॉड, मिस्टर आदित्य, तुम यहां? उसने ताने से कहा। कौन सी कार देखने आए हो? साइकिल एक्सचेंज करनी है क्या? आसपास के सेल्समैन और ग्राहकों ने उसकी बात सुनी। कुछ लोग हंस पड़े। आदित्य बस मुस्कुराया। कार खरीदने आया हूं, रिया। रिया का मुंह खुला रह गया। फिर वह जोर से हंसी। तुम? कार? अरे यार, ये तो बहुत बड़ा जोक है। 2 साल पहले तो मेरे सामने घर का किराया तक नहीं चुका सकते थे, अब अचानक से कार खरीदने चले आए? आदित्य शांत खड़ा रहा। उसने एक बीएमडब्ल्यू की तरफ इशारा किया। उस वाली कार के बारे में जानना चाहता हूं। रिया की हंसी और तेज हो गई। उसने अपने सेल्समैन राज को बुलाया। राज, इनको बताओ कि यहां कारें कितने की हैं। शायद इनको लगता है कि यहां मारुति 800 बेची जाती है। राज भी मुस्कुराया। मैडम, यह BMW X5 है। इसकी कीमत 85 लाख रुपए है। रिया ने आदित्य की तरफ देखा। सुना, 85 लाख? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी इतनी नहीं होगी। फिर उसने अपनी आवाज और तेज की। देखिए मिस्टर, ये कार किसी सड़क छाप आदमी के लिए नहीं बनी। बाहर जाइए, हमारा शोरूम भिखारियों का अड्डा नहीं है। पूरा शोरूम सन्नाटे में आ गया। ग्राहक और कर्मचारी सभी ने रिया की बात सुनी। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने शर्म महसूस की, लेकिन आदित्य चुप था, हल्की मुस्कान लिए खड़ा, जैसे हर इंसल्ट उसके अंदर कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा हो। रिया ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। गुप्ता जी, इसे बाहर निकालिए। ये फालतू लोग हमारे सीरियस कस्टमर्स को डिस्टर्ब करते हैं। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ शांत नजरों से रिया को देखा, एक गहरी सांस ली और बाहर चला गया। बाहर मोहित इंतजार कर रहा था। 2 साल पहले की बात है। रिया और आदित्य की शादी प्यार से हुई थी। दोनों ने कॉलेज में एक दूसरे को जाना था। आदित्य इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और रिया एमबीए कर रही थी। शुरू में दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। आदित्य सपने देखता था कि वह अपनी खुद की कंपनी बनाएगा और रिया को लगता था कि वह एक एम्बिशियस इंसान है। शादी के बाद आदित्य एक छोटे ऑटो वर्कशॉप में काम करने लगा। वह दिन रात मेहनत करता था, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक। उसके हाथ हमेशा तेल से भरे रहते थे, कपड़े गंदे हो जाते थे, लेकिन वह खुश था क्योंकि वह अपनी मर्जी का काम कर रहा था और सीख रहा था।
लेकिन रिया को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उसने अच्छी कंपनी में जॉब पाई थी, अच्छा पैसा कमा रही थी। उसके दोस्तों के पति डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर थे। जब वे पार्टियों में मिलते तो रिया को शर्मिंदगी होती थी। आदित्य, तुम्हें कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं मिल रही? वह अक्सर कहती थी। रिया, मैं सीख रहा हूं, कुछ साल बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। कब तक? मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मेरा पति एक मैकेनिक है? धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। रिया का अहंकार बढ़ता जा रहा था और आदित्य की चुप्पी उसे और गुस्सा दिलाती थी। उसे लगता था कि आदित्य में कोई एम्बिशन नहीं है। एक दिन रिया का गुस्सा फूट पड़ा। मैं थक गई हूं इस गरीबी से। तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? आदित्य ने कहा। रिया, थोड़ा सब्र करो, मैं जल्दी ही, बस बहुत हो गया। रिया चिल्लाई। जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तुम मेरे लायक नहीं हो। उस दिन रिया ने तलाक का फैसला कर लिया। आदित्य ने मनाने की कोशिश की, लेकिन रिया अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं किसी गरीब आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। आदित्य टूटा तो जरूर, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तलाक के बाद वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। रातों को वर्कशॉप में काम करता, दिन में अलग अलग जगह जाकर गाड़ियों की रिपेयरिंग करता। वह जानता था कि एक दिन वह साबित करेगा कि वह किसी से कम नहीं है। कुछ महीनों बाद उसने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। पहले उसने घर से ऑटो पार्ट्स बनाने की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे उसका करी वह कर गया रहे। काम बढ़ता गया। उसने एस मोटर्स नाम की कंपनी बनाई, एक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एक साल में उसका बिजनेस इतना बढ़ा कि वह दिल्ली के कई शोरूम्स को सप्लाई देने लगा। उसके बनाए पार्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बड़ी बड़ी कंपनी भी उससे ऑर्डर देने लगीं। और आज वही कंपनी दिल्ली के कई बड़े शोरूम्स को सप्लाई देती थी, जिनमें प्रीमियम ऑटो पैलेस भी शामिल था, जहां रिया मैनेजर थी। 2 दिन बाद का वक्त। शोरूम में वही रौनक थी, लेकिन आज कुछ खास था। रिया अपनी पूरी टीम को हिदायतें दे रही थी। उसने अपने बाल करवाए थे, नई ड्रेस पहनी थी और परफ्यूम भी लगाया था। सुनो सब लोग, वह अपने स्टाफ से कह रही थी, आज हमारे बॉस के पार्टनर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमें सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं। इनकी वजह से ही हमारा यह शोरूम चल रहा है। तो प्लीज, जब ये आएं तो इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सभी एम्प्लॉयीज तैयार थे। शोरूम की सफाई की गई थी, कारों को पॉलिश किया गया था और ताज़ा फूल भी लगाए गए थे। रिया को लग रहा था कि शायद आज उसकी प्रमोशन हो जाए। ठीक 11 बजे शोरूम के मुख्य दरवाजे से 2 लोग अंदर आए। एक था मोहित, 35 साल का, फॉर्मल सूट में, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। और दूसरा था आदित्य। जब रिया ने आदित्य को देखा तो उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। आदित्य आज फॉर्मल ड्रेस में था, नेवी ब्लू सूट, पॉलिश किए हुए शूज और एक बहुत महंगी वॉच। मोहित ने आगे बढ़कर रिया से हाथ मिलाया। हेलो मैडम, मैं हूं मोहित गुप्ता, एएस मोटर्स के बिजनेस डेवलपमेंट हेड। रिया ने कांपते हुए हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू सर। फिर मोहित ने आदित्य की तरफ इशारा किया। और मिलिए मिस्टर आदित्य सिंह से, हमारी कंपनी के फाउंडर और सीईओ। और असल में, वह रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, आपके इस बेहद खूबसूरत शोरूम के नए मालिक। शब्द रिया के कानों में गूंजे, नए मालिक। उसे लगा जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़ा मार रहा है। पूरा शोरूम जैसे किसी ने जमा दिया हो। रिया की आंखें चौड़ी रह गईं। उसकी सांस तेज हो गई। क्या मतलब? उसने हकलाकर पूछा। मोहित ने खुशी से जवाब दिया, हाँ मैडम, कल रात ही हमने इस शोरूम को पूरी तरह खरीद लिया है। अब मिस्टर आदित्य इसके 100% ओनर हैं। हमें यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं, नई पॉलिसीज बनानी हैं। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुर्सी का सहारा लेकर खड़ी रही। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वह एकदम शांत था। उसकी आवाज भी साफ थी, पर शब्द जहर जैसे चुभ रहे थे। याद है रिया? आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, 2 दिन पहले तुमने मुझे यहां से बाहर निकलवाया था। कहा था कि ये कार किसी सड़क छाप आदमी के लिए नहीं बनी है। रिया के होंठ सूख गए। उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। मैंने तो बस मतलब। आदित्य ने हाथ उठाकर उसे रोका। सुनो रिया, तुम्हें पता है कि इस शोरूम में जितनी भी कारें हैं, इनके इंजन्स, पार्ट्स, सब कुछ कौन सप्लाई करता है? रिया ने सिर हिलाया। मेरी कंपनी, एएस मोटर्स। तुम्हें शोरूम के हर शीशे
हर दीवार के पीछे कौन सी कंपनी के पार्ट्स हैं? मेरी कंपनी के। तुम जिस कार को छूती हो उसका इंजन मैंने बनाया है। तुम जिस एसी में बैठती हो उसके पार्ट्स मैंने बनाए हैं। पूरे शोरूम में खामोशी थी। सभी एम्प्लॉयीज चुपचाप खड़े थे। कुछ कस्टमर्स भी रुक गए थे। रिया की आंखें अब भीगी हुई थीं। उसका मेकअप बिगड़ रहा था, लेकिन आदित्य की आवाज में अभी भी कोई नरमी नहीं थी। तुम्हें दो पैसों से प्यार था ना रिया? आदित्य ने कहा। तो अब देखो, उन्हीं पैसों से मैंने तुम्हारा पूरा शोरूम खरीद लिया है। 12 करोड़ रुपए कैश पेमेंट। यह सुनकर रिया के पैर लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिरते गिरते बची। फिर आदित्य ने रिसेप्शन पर बैठे अकाउंटेंट विकास से कहा, विकास जी, मिसेस रिया सिंह की पोजीशन आज से खाली कर दीजिए। उनकी 1 महीने की सैलरी दे दीजिए। नई मैनेजर कल से ज्वाइन करेगी। रिया पूरी तरह टूट गई। वह वहीं फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। आदित्य, प्लीज, मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे सॉरी चाहती हूं। आदित्य ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ रही। माफी का सवाल नहीं है रिया। जो रिश्ता टूट चुका है वो अब जुड़ता नहीं। लेकिन हां, आज मैं साबित कर सका कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता। मेहनत और सच्चाई से कमाया गया पैसा ही असली दौलत होती है। 1 घंटे बाद रिया शोरूम से बाहर निकल रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें उसका पर्सनल सामान था। वही दरवाजा जहां 2 दिन पहले उसने आदित्य को अपमान के साथ बाहर निकाला था। आज समय ने पूरा चक्र पूरा कर दिया था। अब वही दरवाजा उसे बाहर धकेल रहा था। आदित्य शोरूम के अंदर कांच की बड़ी खिड़की के पास खड़ा था। वह रिया को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर निकल पर भी सूख रहा था। तो खुशी थी, न ही गम, बस एक गहरी शांति थी।